गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी। इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का डिस्कस करेंगे और एथिक्स इन कंडक्टिंग रिसर्च, और इसका प्रोसेस भी मैं इसी में बताऊंगी आपको। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम कोरिलेशन एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे करेंगे, जिसमें कोरिलेशन आएगा, रिग्रेशन आ जाएगा, फैक्टर एनालिसिस आ जाएगी टेक्निक, और एनोवा मैनकोवा वगैरह। ये मैं एक शॉर्टकट वीडियो इससे नेक्स्ट डाल के इसको कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। बट अब पहले अगर मैं स्टार्टिंग से ही इधर चली जाऊँ तो वो फिर थोड़ा रिदम टूट जाता है, क्योंकि अगर आपको ये सब पढ़ने हैं तो आपको पहले पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पता होने चाहिए और एनपीसी भी पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको करवाया था टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब देखें, जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च थी उसका मेरे को थोड़ा और मटेरियल मिला तो मैं इसमें बता देती हूँ आपको। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, ये क्या है, 4 टाइप्स की है। एक टाइम सीरीज़ आ गई, पैनल स्टडी आ गई, कोहर्ट एनालिसिस आ गई और केस स्टडी आ गई। जो केस स्टडी है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आती है, ठीक है। अब टाइम सीरीज़ क्या आ गई, सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल और अदर यूनिट अक्रॉस मल्टीपल टाइम। इसमें क्या होता है, सेम टाइम की इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं किसी ग्रुप पे या फिर और किसी यूनिट पे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पर। मतलब मैंने बताया था ना आपको कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती क्या है, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, वही लोग रहते हैं और हम उन्हीं पे उस चीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है। अब आ गया पैनल स्टडी पे। पैनल स्टडी क्या आ गया, एग्जैक्टली द सेम पीपल। इसमें लोग भी सेम होने चाहिए, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन भी सेम होनी चाहिए, और ये हम मतलब रिपीट हम उसी चीज़ की रिसर्च करेंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट देखने के लिए, जैसे किसी चीज़ की या किसी का कल्चर वगैरह स्टडी करने के लिए, वैसे ही होगी। और ये क्या होती है, ज़्यादा कॉस्टली होती है, और बहुत बार सेम लोग मिलना या सेम ग्रुप मिलना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। कोहॉर्ट एनालिसिस क्या आ गई, स्टडी ए कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर ए सिमिलर लाइफ। अच्छा, कोहर्ट एनालिसिस क्या हो गई, ये भी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। ये क्या आ जाती है आपकी, ये एक स्टडी होती है जिसमें क्या होता है, लोग जो सिमिलर लाइफ शेयर करते हैं उस टाइप की रिसर्च को हम करते हैं इसमें। जैसे अब कोविड-19 पे करेंगे आप, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, कोविड पे रिसर्च आपकी क्या आ गई, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आ गई, कि जब आप एक सोसाइटी को या किसी स्टेट को एनालाइज कर रहे हैं या कुछ रिसर्च कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो ये आ गई। अब जैसे क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, और नीचे 5-6 टाइप दे देंगे, तो उसमें से कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने प्रोसेस पे। अब ये मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊँगी। प्रोसेस क्या आ गया, रिसर्च हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए और हम उस प्रॉब्लम को पूरे अच्छे से डिफाइन करने चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें फैक्टर कौन कौन से आ जाते हैं, इंटरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्स, मैग्नीट्यूड, एथिक्स, ठीक है। ये सब इसके फैक्टर आ गए। लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं हम, फिर जो हमने प्रॉब्लम ली उसके रिलेटेड हम देखेंगे कि पहले कौन कौन सी रिसर्च हुई हैं और उनके क्या क्या रिजल्ट आए हैं, हम वो सारी स्टडी करेंगे। वो क्या आ गया आपका, लिटरेचर रिव्यू। फिर उसके बाद आप करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था कल की क्या होता है, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम एक डायरेक्शन लेते हैं, और नल हाइपोथेसिस में लेते हैं हम कि जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है या कोई इफेक्ट नहीं है एक दूसरे पे, ठीक है। वो नल हाइपोथेसिस आ गया। फिर हम अपनी एक स्टडी के रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे हमने इधर लिया, आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड। मतलब एजुकेशन सिस्टम और जॉब में कोई रिलेशन नहीं है, जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। ये हमारी नल हाइपोथेसिस आ गई। फिर हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसकी। जब आप कोई डेजर्टेशन या फिर आप कुछ भी थीसिस वगैरह करते हैं तो ये 4 स्टेप करके उसके बाद डिज़ाइनिंग आ जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड ब्लू प्रिंट ऑफ रिसर्च, ठीक है। इसको हम ब्लू प्रिंट ऑफ रिसर्च भी बोलते हैं। और इधर हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ठीक है आपकी प्रॉब्लम ठीक है ये, और हाइपोथेसिस वगैरह हमारी सिलेक्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर आ गई सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब कि हम किस तरीके जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। एक आ गई प्रोबेबिलिटी, एक आ गई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। अब जो आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग,
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देख लीजिए कितने टाइप्स हैं। सबसे पहला आ गई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपका क्या आ गया कि अब देखो जो प्रोबेबिलिटी है इधर सबसे पहले क्या होता है कि जो मतलब इक्वल चांस होते हैं किसी भी चीज़ के सिलेक्ट होने के या अक्कर होने के, ठीक है। जैसे कि अब आपकी क्लास में मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सिंपल जैसे आ गया फिश बाउल सैम्पलिंग होती है सिंपल रैंडम में। जैसे कि अब आपने एक बाउल में सारी क्लास के बच्चों के नाम डाल दिए चिट्स में डाल के। अब टीचर आके सेलेक्ट करेगी कि ये बच्चा इस ग्रुप में जाएगा, तो वो बिना देखे उसको रैंडमली सेलेक्ट करेगा। वो क्या आ गई आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम क्या आ गई, इसमें क्या होता है कि ये जो पॉपुलेशन है वो हिट्रोजीनियस होती है। हिट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, होमोजीनियस मतलब सेम। अब हिट्रोजीनियस अलग अलग होती है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग जैसे मेन ये पूरी 100 अगर जैसे लगा लो आप एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब हमने डिवाइड कर दिया कि 65% बॉयज़ हैं और 35% गर्ल्स हैं, ठीक है। ये 2 स्ट्रेटा आ गए हमने जिसमें डिवाइड किया। बट अब स्ट्रेटा की देखो अब ये अलग अलग है इसमें परसेंटेज। बट अब आगे क्या है कि 5 ही लड़कियाँ चाहिए और 5 ही लड़के चाहिए, तो स्ट्रेटा अलग अलग होंगे, बट जो आगे हम उसकी करेंगे वो रैंडमली मतलब बराबर ही लेंगे। तो ये क्या आ गई स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब एक आ गई आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर और स्ट्रैटा में क्या फ़र्क है? क्लस्टर में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को जैसे ये 100 का है, हम इसमें 2 में डिवाइड कर देंगे, 65 और 35, जैसे भी आप कर लो डिवाइड। बट इधर जब हम सिलेक्शन करते हैं हम पूरे ग्रुप करते हैं, ग्रुप की करते हैं, ना कि इसकी। जैसे अगर इधर क्लस्टर की लें तो अगर हम सिर्फ बॉयज़ लेंगे तो हम ये पूरा ग्रुप ले लेंगे, ना कि इसमें से आगे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आ गया कॉजी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि इसको हम पूरा मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे चलता है। अब जैसे सिस्टमैटिक में क्या आ गया, इसमें से nth टर्म लेंगे। अब जैसे क्लास में 1 से लेकर 20 रोल नंबर है। अब हम डिसाइड कर लेंगे कि अब जो ए ग्रुप बनेगा वो हर जो मतलब 5th नंबर पे है उसका बनेगा, जैसे 5, 10, 15, ठीक है। तो ये nth टर्म हम सेलेक्ट करेंगे। ये क्या आ गई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या आ गई, ये क्या होती है कि क्लस्टर सैम्पलिंग की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, ठीक है। अब आ गया आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन में आ गया एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, मतलब कि अगर आपको कुछ डाटा कलेक्ट करना है और आपको एकदम से कहीं कोई सैम्पल मिल जाता है तो आप उससे अपने क्वेश्चनर वगैरह फिल करवा देते हैं। कन्वीनियंट क्या आ गया, जो आपको ईजिली अवेलेबल है। जैसे अगर आपको बोला है कि 35 to 40 ईयर्स की लेडीज़ के आपको मतलब कुछ सैम्पल लेना है, क्वेश्चनर फिल कराने हैं, तो आप क्या करेंगे कि ईज़िली अवेलेबल मतलब जो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर आपको कभी कभी बोला जाता है कि वर्किंग लेडीज़ ही चाहिए, तो आप सोचते हैं कि कौन ही चेक करेगा, तो आप जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनका डाटा भी कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि कन्वीनियंट जो आपको पास पड़ता है ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। जजमेंटल क्या हो गई, अपने हिसाब से जो सही लगता है उसको ही सिलेक्ट करेंगे, जो नहीं लगता उसको नहीं करेंगे, ये जजमेंटल आ गई। कोटा सैम्पलिंग में क्या हो गई, जिसमें कि परसेंटेज पहले से ही फिक्स होती है कि अगर क्लास में इसी की एग्जांपल लेते हैं, अगर 100 स्टूडेंट है तो उसमें से हमें 35% बॉयज़ लेने हैं, 65% गर्ल्स लेनी है। तो अब ये पहले से ही फिक्स होती है परसेंटेजेस में। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, इधर क्या होता है सैम्पल टू सैम्पल। जैसे कि अगर मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ, तो मैंने जो अपने क्वेश्चनायर है मैंने आगे अपनी फ्रेंड को दे दिया, ठीक है। मैंने उसको बोला तू मुझे 50 फिल करवा के देगी, बट वो आगे अपनी फ्रेंड को और दे देगी, वो भर के कि हाँ तू मुझे उसमें से 10 दे देना, और जो वो आ गया वो आगे और 5 को दे देगी। मतलब सैम्पल टू सैम्पल हम इसमें सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। ये सैम्पलिंग आ गई आपकी। अब आ गया थर्ड 6 स्टेप क्या है इसमें, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब सैम्पलिंग हो गई, तो सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे हैं, सैम्पल हमने डिवाइड किए। अब सैम्पलिंग की वजह से हम क्या कर रहे, हमने सैम्पल क्यों बनाया, ताकि हमें डाटा मिले, ठीक है। उसके बाद आया कलेक्शन ऑफ डाटा। अभी आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है कि जिसमें बुक्स, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कुछ पुराना रिकॉर्ड वगैरह। और और जो सबसे ज़्यादा ये देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैनिपुलेशन कौन से डाटा में होती है, प्राइमरी की सेकेंडरी में। अब जो मैनिपुलेशन होती है वो सेकेंडरी में होती है, ठीक है, प्राइमरी में नहीं होती है। जैसे हिस्टोरिकल डाटा हमने लेना है तो हम थोड़ा आगे पीछे भी लिख देते हैं उसको। अब प्राइमरी क्या आ गया, प्राइमरी में आ गया क्वेश्चन है जो आप फिल करवाएंगे, इंटरव्यू आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गया। और जो फंडामेंटल रिसर्च है वो आपका कौन सा डाटा यूज़ करती है, मोस्टली वो प्राइमरी डाटा यूज़ करती है, ठीक है। ये एमसीक्यू बन सकता था। अब आ गया डाटा एनालिसिस। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है हम उसको एनालाइज करेंगे टेबल या पाई चार्ट में, उसका मतलब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आ गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
अब जब ये सब हो गया, हमारे पास डाटा आ गया, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस थी। अब देखो ये हमारी सिलेक्ट हो गई। अगर हमने ले लिया, अगर 100 का सैंपल जिसमें से 70 बच्चे मास्टर्स वाले हैं, 30 बच्चे हायर सेकेंडरी, मतलब सब पढ़े लिखे लोग हैं पर जॉब किसी की नहीं है, तो क्या हो गई, हमारी नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो गई। बट अगर ऐसे होता कि मैक्सिमम लोगों की जॉब होती या कोई लोग नहीं पढ़े होते, तो फिर क्या हो जाता, उसका अपोजिट होता, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती। अब क्या आगे, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है कि हम उस स्टडी को कहीं और अप्लाई करके देख सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़े। फिर आगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक रिपोर्ट बना देंगे, प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग दी रिपोर्ट, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब रिपोर्ट राइटिंग मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, आप इसके स्टेप्स देख लेना। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, मेन बॉडी होती है और एंडिंग पेजेस होते हैं। इसमें क्या आता है, टाइटल वगैरह आ जाता है। इसको एक बार खुद से रीड कर लेना, ये सिंपल है बिल्कुल। मेन बॉडी में आ गया आपका ये, और एंडिंग पेजेस में ये आ जाता है। बायोग्राफी या कोई भी बायोग्राफी में क्या आ जाता है, ये मतलब पता होना चाहिए आपको। बिब्लियोग्राफी में क्या आ जाता है, ये रेफरेंस देते हैं हम इसमें, या कोई भी जो हमने बुक यूज़ की होती है अपनी रिसर्च में उसका देते हैं। अपेंडिक्स में क्या आता है कि एनी एडिशन इन्फॉर्मेशन जो हमने ऐड की होती है, और लास्ट में सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। ये आ गई आपकी रिपोर्ट, और ये आ गई आपकी थीसिस की रिपोर्ट। इसमें ये पेजेस उसकी तरह सेम रहते हैं, बस मेन बॉडी में क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन, थ्योरी, फिर उसके बाद क्या होता है, सेम रहता है, और एंडिंग पेज सेम ही होते हैं, ठीक है। अब आ गया, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये, क्या कि एथिक्स मोस्टली फॉलो। अब एथिक्स हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा जो एथिक हम कहाँ ध्यान रखना पड़ता है, जब हमने कुछ एविडेंस बेसिस पे हमने कुछ रिपोर्टिंग करनी हो, उस चीज़ का एविडेंस देने हो, उधर एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, और थर्ड नंबर पे कहाँ आता है, जब डाटा की कलेक्शन करते हैं। ये इस तरीके होता है, ठीक है। चलो अब आ गया आपका, अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद क्या बचेगा, स्टार्ट के बाद बस आपके ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और कोरिलेशन वगैरह बचेगा, इसका भी मैं करवा दूँगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आ गया, आपकी स्टार्ट आ गया। इसमें मेन क्या आपका, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखें मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आ जाता है आपका, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। अब मेज़र और डिस्पर्शन भी बोला ना, इसका भी बताती हूँ। अब देखो सबसे पहले मीन क्या आ गया, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स के साथ, और ये क्या एवरेज भी बोल सकते हैं इसके हम। और फॉर द डाटा सेट, जैसे कि x1 x2 x3 xn हमने ले लिया, ठीक है। तो मीन का फार्मूला क्या आ गया, एक्स बार क्या आ गया, जितनी भी हमें टर्म्स दी होंगी डिवाइडेड बाय n, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब इधर सिंपल मैं बताती हूँ एग्जांपल। देखिए जैसे आपके पास सैम्पल है 5 6 7 2 3, अब मीन क्या आ गया इसका, समेशन ऑफ एक्स, इन सबको ऐड करके अपॉन जितने ये नंबर हैं। जैसे हम एवरेज निकालते हैं टोटल जितने उनका सम करके अपॉन जितने वो नंबर हों। अब ये कितने आ गए, 5 6 7 2 3 अपॉन ये कितने 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ गया आपका मीन। अब मीन और एवरेज, हम मीन जैसे एवरेज निकालते हैं, मीन और एवरेज सेम ही चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। सेकंड आप क्या, अब मीन इफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू कैन नॉट कैलकुलेटेड इन ओपन डाटा केसेस, जहाँ डाटा ओपन होता है उधर हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ कैटेगरिकल डाटा में भी नहीं कर सकते। अब कैलकुलेटेड कहाँ कहाँ होता है, ये इंटरवल एंड रेशियो में होता है। अब आ गया मीडियन। अब मीडियन देखें क्या होता है, मीडियन क्या होता है, कोई भी जो मिडल नंबर होता है ना आपका, वो आपका मीडियन आ गया। अब जैसे आपके पास इधर थी 1 2 3 4 5 वैल्यू थी, अब ये ऑड नंबर है, तो इधर मीडियन कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि ये बीच में फॉल कर रहा है, तो इसका 7 है। बट जिधर आपकी टर्म इवन होगी मैं वो बताती हूँ आपको। अब देखो इसका फार्मूला सबसे पहले आ गया व्हेन आइटम इज़ ऑड, उधर क्या मीडियम का फार्मूला n+1/2, ठीक है। अब एन कितने आ गए हमारे पास, 5 हमने पीछे लिया। अब उसके बाद 5+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, जैसे कि आपके पास है 3 6 4 8 9, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं। अब ये ऑड है क्योंकि ये 5 नंबर है। अब हमने ये फार्मूला लगाया, लास्ट में आ गया 6/2, तो मतलब थर्ड टर्म है जो
वो हमारा इसमें मीडियन है। तो 1 2 3 थर्ड टर्म क्या आ गई 4। अब देखो ऑड में ये इजी है निकालना, बट अगर आप आपका कहीं डाटा इवन होगा तो उधर आपको बोलेंगे कि मीडियन कैसे निकलता है। तो उसका क्या फार्मूला है, n/2 प्लस n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इधर कितने 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो अब इधर मीडियन निकालना मतलब इसके बीच का आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो उसके लिए ये फार्मूला, अब ये कितने n क्या है इधर, नंबर ऑफ जो आपको ये दिए हैं नंबर, ठीक है। अब ये क्या आ गया 6, तो 6/2 ये पहले से फार्मूला है, प्लस 6 + 1/2। तो ये क्या आ गया 6/2 कितना आ गया आपका 3, और ये कितना आ गया आपका 4, है ना। और फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अब आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये +3, ये आपको आता ही होगा करना, ठीक है। तो ये आ गया। अब थर्ड टर्म क्या है हमारी 1 2 3 जो टर्म है 56, और फोर्थ टर्म क्या है हमारी 70 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को प्लस किया तो 63 हमारा क्या आ गया इधर, मीडियन आ गया इन टर्म ऑफ इवन नंबर, ठीक है। ऑड होगा तो ये फार्मूला, इवन होगा तो ये फार्मूला। उसके बाद आ गया आपका मोड, ठीक है। मीन मीडियन मोड ये तीन क्या हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के फार्मूला कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मोड क्या आ गया, अब मोड क्या आ गया ना आपका, अगर आपके पास एक सैम्पल है जो रिपीटली नंबर रिपीट हो रहा है, वो क्या आ गया आपका मोड। 1 जब देखो जैसे अब ये सैम्पल है, ये अलग अलग है सारे 5 13 ये, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 और कोई नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, 12 भी हो रहा है, 1 2 3 टाइम 4 टाइम 12 हो रहा है, बट जो 5 है वो 5 टाइम हो रहा है। तो मोड क्या आ गया आपका इधर 5, ठीक है। जो मोर फ्रीक्वेंट काउंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मोड। तो ये आ गया आपका मीन मीडियन मोड। मीन आ गया आपका एवरेज, मीडियन आ गया आपका n+1/2 ऑड के उसमें, और इवन जब इवन होंगी आपके पास वैल्यू तो n/2 प्लस n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला अच्छे से याद रख लेना। ये मीडियन आ गया और ये मोड आ गया। अब आ गया मेज़र ऑफ डिस्पर्शन। अब क्या आ गया डिस्पर्शन क्या आ गया कि आपका जो डाटा है वो कितना स्प्रेड हुआ है, ठीक है। वो क्या आ गई आपकी मेज़र ऑफ डिस्पर्शन आ गया। अब रेंज आ गई। रेंज क्या आ जाता है कि जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस सबसे छोटी वैल्यू। अब देखो रेंज ऑफ ए न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा इज़ द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटर वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू। बहुत बार एक स्टेटमेंट दी होती है और आपको सिंपल बोला होता है कि इसकी रेंज निकालो, तो वो क्या आ गया जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से सबसे छोटी को हम माइनस कर देंगे, वो रेंज आ जाएगी। फिर आ गया मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये सारे किसके मेज़र हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। अब इसमें निकालेंगे हम x1 - x बार। अब x बार क्या था आपका, ये मीन, इसको अप्लाई करते हैं आगे। ये इसका फार्मूला है x2 - x बार प्लस x3 - x बार अपॉन xn - x बार अपॉन n। ये आ गया आपका फार्मूला। अब देखो ये मैंने मीन का दिया हुआ है, मीन कैसे निकलता है, इसका मीडियन आ गया, इसका 12 आ गया, इसका 30 आ गया। ये सिर्फ ऑड के ही दिए हैं, मोड इसमें है ही नहीं कोई, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रेंज आ गई। अगर ये सब दिया हुआ है आपको तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास 85, सबसे छोटी क्या है 20, तो ये आ गई 65। ये मीन आ गया, ये रेंज आ गया इसका। अब देखो इसका मीन एब्सोल्यूट एवरेज कैसे निकलेगी। मीन क्या आया हमारा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी इसमें 85 माइनस 46 हमारा मीन आया ना। तो फार्मूला क्या था x1 - x बार। x1 क्या आ गया इधर सबसे, अब पहले आप टर्म्स को अरेंज कर देना, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, और ये फिफ्थ नंबर पे, मतलब x1 x2 ऐसे करके। अब इसमें से हमने इसको माइनस किया डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। अब फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आपसे ये निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपका वेरिएशन। 3 टाइप ऑफ वेरिएशन होती हैं। वेरिएशन क्या होती हैं कि जो आपका डाटा है वो कितने एरिया में मतलब फैला हुआ है, ठीक है। अब मैं आगे इसको बताती हूँ। इसमें वेरिएशन को कैलकुलेट करने की 3 चीज़ें हैं, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। अब सबसे पहले आ गया आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व।
रेंज का मैंने आपको भी बताया ना। रेंज अब देखो, अब जब रेंज है ग्रुप में, हम इसको कैसे निकालेंगे? अगर आपको डाटा ग्रुप में दिया हुआ है, सबसे पहले अगर बहुत सारा दिया है आपको उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा 5 का या 10 का इंटरवल बना के। अब ग्रुप में कैसे निकालेंगे? सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे लोएस्ट को आपने माइनस कर दिया, यानी कि 69 ग्रुप में ऐसे करेंगे हम, और सिंपली जो सबसे बड़ी टर्म में से छोटी माइनस हो जाएगी, वो रेंज आ जाएगा आपका, ठीक है। और अभी आ गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इसका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये एनपीसी कर्व का करवाती हूँ, तो उसमें ही पता लगेगा। अब देखो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या कर्व क्या है? इसमें क्या करते हैं कि हम जो पॉपुलेशन को, हमारी पॉपुलेशन कैसे डिवाइड है वो हम इसमें बताते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके करैक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब ये कर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो इसके मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आ गया कि मैं बता देती हूँ कि डाटा इसमें कैसे होता है। अब ये सिंपल होती है, ठीक है, कर्व। अब 50% मीन मीडियन मोड इधर इक्वल है, 50% इस साइड पॉपुलेशन है, 50% इस साइड पॉपुलेशन है। अब ये कैसे डिवाइड होती है? ये -1 सिग्मा 2 3, इधर माइनस वाली टर्म्स, इधर पॉजिटिव वाली टर्म्स, और इधर क्या आ जाएंगे आपके एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब इधर आ गए 34.3, 34.13, ये जितना इधर इधर डाटा डिवाइड है, इधर भी इतना डिवाइड है। एक क्वेश्चन भी आया था सिंपली कि मतलब इसमें कितना कितना डाटा डिवाइड होता है, ये रहा, ठीक है। अब ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी फॉल करती है इसमें? 99.74। और जो ये साइड की होती है ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। और इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि हमने देखना है कि जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन है उसका आईक्यू कितना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम कैलकुलेट करने के लिए या शो करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एनपीसी का यूज़ करते हैं। अब ये सबसे पहले किसके लिए होती है? ये लार्ज सैम्पल साइज़ के लिए यूज़ होगी, इसको हम मैथमेटिकल कर्व भी बोलते हैं। अब क्या आ गई? ये बेल शेप्ड होती है, ये है ना बेल शेप, देखो जैसे बेल होती है, ठीक है। और इसको हम यूनी मॉडल भी बोलते हैं। यूनी मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका सिंगल कर्व है। अब ये आ गया आपका ट्राई मॉडल और बाई मॉडल। अब ये ट्राई मॉडल और बाई मॉडल नहीं होती है, ये यूनी मॉडल होती है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे। और ये जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है 50-50% पॉपुलेशन को, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या बाईलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया मीसोकोटिक। मीसोकोटिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो इसकी शेप है ऊपर से ये है, ये ना कि ऐसी है, ना कि ज़्यादा यू है, ना कि ज़्यादा ये है, ठीक है। ये जो इसकी शेप है ये क्या है? मीसोकोटिक। अब इधर क्या होता है? जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसकी क्या होती है? मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। फिर स्क्यूनेस कोफिशिएंट इसका 0 होता है। अब स्क्यूनेस क्या होती है? ये जैसे कि ये बराबर है, अगर इस साइड को होगी इसकी कर्व तो ये नेगेटिव स्क्यूड होगी, अगर इस साइड को होगी तो पॉजिटिव होगी। बट इसका कोफिशिएंट 0 है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है। अभी आ गई इसकी करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ गया इसकी रेंज क्या है? -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। अब ये टच क्यों नहीं है इधर? ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करती है, क्योंकि इधर क्या होते हैं? हमारे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, ठीक है। अब क्या है? यह ए सिम्पटोटिक, अभी बता दिया मैंने क्यों है ये ए सिम्पटोटिक, इसकी करेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये लाइन को कभी टच नहीं करती है, ठीक है। अब आ गया inflection point, a point of curve at which a change in the direction of curve occur। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या आ गया इसका? जैसे इधर तक ये बराबर आ रही है बट इधर से ये बाहर को कर्व ले रही है, इधर तक बराबर आ रही है, इधर से बाहर को कर्व ले रही है। और ये किसकी शेप दे रही है आपको? कनकेव की। कनकेव मिरर होता है ना, वैसे ही, तो ये वैसे ही शेप करती है। अब जो इसमें इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स होते हैं, अब क्वार्टाइल्स क्या आ गए? Q1 Q2 Q3। अब देखो इधर तक 25% पॉपुलेशन है, इधर तक 50 हो गई, इधर तक 75 हो गई, इधर तक 100 हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? Q1 Q2 Q3, मतलब क्वार्टाइल्स इसके। ऐसी होती है ये पॉपुलेशन। अब Q1 कितना होता है इसका? 25%, Q2 50% और Q3 75। तभी हम इधर बोलते हैं इधर क्या है? Q2 है, जहाँ मीन मीडियन मोड इक्वल है, और ये क्या है? 50% है इधर, क्योंकि इधर इधर 50% है इसकी। अब जो एरिया अंडर आता है एनपीसी कर्व, वेरिएबिलिटी इज है मेजर्ड बाय
अब मतलब वेरिएबिलिटी बताया ना मैंने कि एरिया कैसे फैला हुआ है इसका कितना, तो वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, रेंज से, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे को निकाल के, स्टैंडर्ड डेविएशन से और क्वार्टाइल डेविएशन से। अब क्वार्टाइल डेविएशन इसका मैं बताती हूँ इसको कैसे निकालते हैं। अब देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हाँ ये हो गया, ये देखो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसमें ये किस पे डिपेंड करती है, सेंट्रल पोजीशन की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसका फार्मूला क्या आ गया, सेंट्रल पोजीशन मैंने अभी बताया Q2 50% है, अब इसका फार्मूला आ गया Q3 माइनस Q1 अपॉन Q2। Q क्या आ गया आपके क्वार्टाइल्स आ गए। अब जैसे आपको पहले से दिया रखा होगा कि Q1 आपका 70 है, Q2 74 है, Q3 84 है, तो आपकी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, तो आप फार्मूला को लगाएंगे, सिंपल आपका आ जाएगा इधर। अब आ गया इसके बाद पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं कि जब हम किसी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और वो सैंपल उस पॉपुलेशन के पैरामीटर को डिफाइन कर देता है या डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है। जैसे अगर आप एक स्कूल लेते हैं, ठीक है, उसमें से आप 50 बच्चों को एज ए सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उन पे आईक्यू का टेस्ट लगाते हैं, तो उधर से वो जो आपको एस्टिमेट मिल रहा है कि इन स्कूल के बच्चों का आईक्यू कितना है, तो वो क्या आ गया आपका पैरामीट्रिक टेस्ट आ गया। मतलब हम एक सैम्पल से जब पूरी पॉपुलेशन का पैरामीटर को डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या आ गया आपके पैरामीट्रिक टेस्ट। वी वॉन्ट टू नो द एवरेज, जैसे वेट पता करना है, आईक्यू पता करना है किसी पॉपुलेशन का, या हाइट पता करनी है, लेंथ पता करनी है, कल्चर पता करना है उनका, तो वो क्या आ गया। जैसे पूरे किसी स्टेट में से एक सैंपल ले लो आप और उधर आप उनका कल्चर पता करो, अगर वो बता रहा है वो सैंपल की हेल्प से एक पैरामीटर, मतलब वो उस पैरामीटर को डिफाइन कर रहा है, तो वो क्या आ गया आपका पैरामीट्रिक टेस्ट। अब जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें सबसे पहले क्या है, इफ़ डाटा फॉलो फॉलोइंग एजम्पशन देन अप्लाई। अगर एक डाटा इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले वो NPC को फॉलो करना चाहिए, अभी जो हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा उसका, रैंडम सिलेक्शन होनी चाहिए, उसमें वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो सैम्पल साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए पैरामीट्रिक में। और ये पावरफुल टेस्ट होते हैं बिकॉज इट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस विद मोर एक्यूरेसी, क्योंकि ये नल हाइपोथेसिस को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रिजेक्ट करते हैं। अब ये मैं बताती हूँ कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना कि सिलेक्ट करने का क्या है। फिर आ गया आपका नॉन प्रोबेबिलिटी टेस्ट। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, ये बहुत स्मॉल और लार्ज सैंपल दोनों के लिए यूज़ होते हैं, और ये अजम्पशन फ्री या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी हम इनको बोलते हैं। और इधर क्या होता है, ये कोई NPC को फॉलो नहीं करते हैं, तभी इनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। अब ये कौन से आ गए, यू टेस्ट, KS टेस्ट, फ्राइडमैन टेस्ट, साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारे क्या आ गए आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक में क्या आ गया, T टेस्ट, F टेस्ट, Z टेस्ट, पियर्सन कोफिशिएंट जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ये सारे क्या आ गए आपके पैरामीट्रिक टेस्ट आ गए। अब आ गया एरर। एरर क्या होता है, 2 टाइप्स के हैं, एरर 1 एंड एरर 2। एक बार इसका नेट में क्वेश्चन आया था, एरर 2 टाइप 2 कौन सा एरर होता है, ठीक है। अब देखो एरर 1 क्या होता है ना, जिसमें क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं जबकि वो सही होती है, सही होने पे जब हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सही होने पे रिजेक्ट करते हैं, और तब क्या बोलते हैं हम इसको, अल्फ़ा भी बोलते हैं, अल्फ़ा एरर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो आया था बीटा एरर करके आया था, तो वो एरर 2 था। अब जब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करते हैं जबकि वो गलत होती है, मतलब रिजेक्ट नहीं करते हैं पर वो गलत होती है, ऐसे याद रख देना, टिक और क्रॉस। जब वो सही होती है, सही नहीं होती है, बट हम फिर भी उसको क्या करते हैं, द नल हाइपोथेसिस इज़ नॉट रिजेक्टेड, मतलब रिजेक्ट नहीं होती है, जबकि क्या होती है वो तब गलत होती है, गलत होती है फिर भी रिजेक्ट नहीं होती है। और टाइप 1 में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं जब वो सही होती है, तो ये टाइप 1 एरर भी बोलते हैं और अल्फा एरर भी बोलते हैं, ये टाइप 2 एरर भी बोलते हैं और बीटा एरर भी बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाला होता है। अब नल हाइपोथेसिस क्या होगी, नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स बीइंग टेस्टेड। ये मैंने आपको बताया कि इनमें जो भी हम वेरिएबल लेते हैं उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, वो आ गई आपकी नल हाइपोथेसिस। अब देखो जो मैंने इधर बोला आपको, जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं बट विद मोर एक्यूरेसी के साथ, ठीक है।
अब आ गया पावर। पावर क्या आ गया इसमें? द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस एंड अवॉइडिंग टाइप 2 एरर। पावर क्या होती है किसी टेस्ट की, कि हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट करेंगे ताकि टाइप 2 एरर ना हो। अब टाइप 2 एरर क्या हो गया कि जब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करते हैं जबकि वो गलत होती है, इस एरर को बचाने के लिए जो हम टाइप 1 एरर यूज़ करते हैं उसको रिजेक्ट करके, वो क्या आ गई, किसी टेस्ट की पावर आ गई। अब पावर एनालिसिस का स्टैंडर्ड क्या है? 0.80, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 0.80। अब आ गया इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज क्या आ गया? हाउ लार्ज द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल नीड टू बी, द डिग्री टू विच नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। अब क्या आ गया ये कि हाउ लार्ज द इफेक्ट ऑफ, कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या असर है, क्या इफेक्ट है, ठीक है, और वो डिग्री, द डिग्री टू विच हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, जिस डिग्री के साथ, वो क्या आ गया, उसका इफेक्ट साइज आ गया। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या आ गया? दो होते हैं, 0.05 और 0.01, और जो मैक्सिमम और मोस्टली हम यूज़ करते हैं 0.05 ही करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस विच मेक्स ए टाइप 1 एरर। अब जैसे हम, अगर आपने मास्टर्स में ये किया होगा स्टार्ट थोड़ा भी, तो उधर आपने पढ़ा होगा, जब आप क्वेश्चन करते थे स्टार्टिंग में आप नल हाइपोथेसिस लेते थे, लास्ट में क्या होता था कि सिग्निफिकेंस लेवल नहीं आता था, वैल्यू 0.05 से कम आती थी, तो आप क्या बोलते थे कि मतलब ये क्या हो रही है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। और 0.05 पे भी करते थे हम, और 0.01 पे भी करते थे, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस लेवल है इसका, कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस विच मेकिंग ए टाइप 1 एरर। और मैक्सिमम हम क्या करते हैं, टाइप 1 एरर ही करते हैं, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को मैक्सिमम टाइम रिजेक्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, हम जब भी कोई डेजर्टेशन करते हैं तो हम उसमें नल हाइपोथेसिस ही लेते हैं। स्टार्टिंग में हम यही लेते हैं कि जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है उनका एक दूसरे पे, और लास्ट में क्या आता है, इफेक्ट आ जाता है और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और मैंने आपको बोला है कोई भी वीडियो देखते हो तो स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट सकती है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोरिलेशन, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, एनकोवा, मैनकोवा। और इससे पहले अगर मुझे कमेंट करके बता देना, ये सब आपको तभी पता लगेगा अगर आपको वेरिएबल्स पता है और रेटिंग स्केल पता है, ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल वगैरह, अगर वो नहीं पता तो उससे पहले वो बताने पड़ेंगे, फिर जाके इस पे हम आएंगे, ठीक है। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।